सवाल जहन में एक आता है जब हम बीमारियों वगैरह की बात करते हैं तो कि एक तो वो बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि शायद मुझे ये बीमारी है और मैंने इससे बच जाना है या किसी और शख्स को है। आप एक ऐसे मर्ज से कैसे निपट सकते हैं कि जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो कि आपके पास इसके मरीज़ बैठे हुए हैं। हेपेटाइटिस ऐसा ही मर्ज़ है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जो वायरल हेपेटाइटिस का शिकार लोग हैं, तकरीबन 300 मिलियन अफराद अपने मर्ज़ से लाइल्म हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनको किसी न किसी शक्ल में हेपेटाइटिस का जो मर्ज़ है वो लाहक है। यानी हर 10 में से 9 अफराद की अगर हम बात करें तो वो अपने मर्ज़ से आगाह ही नहीं है, और यही वो लोग हैं जिनसे कि ये मर्ज़ आगे मज़ीद फैलने का सबब बन रहा है। अब आलमी इदारा सेहत के अहदाफ में 2030 तक हेपेटाइटिस का खात्मा भी शामिल है। हेपेटाइटिस है क्या, किस तरह से फैलती है? वर्ल्ड 28 जुलाई को हर साल हेपेटाइटिस से आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है, इसीलिए हम भी आज इस पर बात कर रहे हैं। काले पीले यरकान में क्या फ़र्क है? हेपेटाइटिस ए, बी और सी, इस तरह ये किस तरह से फैलता है? वैक्सीन अवेलेबल हैं तो वो कितनी कारआमद हैं? बात करेंगे। हमारे साथ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीर साहब, माहिर अमराज मैदा और जिगर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही आप बता दें कि ये हेपेटाइटिस है क्या और ये फैलता किस तरह से है? हेपेटाइटिस का लफ्ज़ी मतलब तो जिगर की सोजिश है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जिस चीज़ पे आज हम बात करना चाहते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस, जिसका मतलब ये है कि ऐसे जरासीम हैं जो कि ख़ास तौर पे जाके जिगर को अफेक्ट करते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ किस्में, जिसका कुछ आपने अभी ज़िक्र किया है, उसमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 किस्में हैं इसकी, और इसके फिर 2 मेन ग्रुप्स हैं जिसको हम सादा अल्फाज में काला यरकान और पीला यरकान बोलते हैं। तो जो पीला यरकान है वो हेपेटाइटिस ए और ई से होता है, और जो काला यरकान है वो हेपेटाइटिस बी, सी और डी से होता है। तो ये मुख्तलिफ इसका एंड रिज़ल्ट तो यही होता है कि ये जिगर को नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन इनके फैलने के का तरीका, इलाज, बचाव के तौर तरीके, ये सारी चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हैं। वो क्या होंगी? तो डॉक्टर साहब, ये क्यों पता नहीं चलता? मतलब क्या इससे कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई आपको ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिलती, कोई सिम्टम्स नहीं होते इसके? जी, अगर मैं पहले पीले अरकान के बारे में बताऊं तो वो तो अक्सर लोगों में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे जिसमें उसकी कोई अलामत नहीं होती और वो बीमारी पीले यरकान वाली गुजार लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अच्छा। मतलब वो जिगर में बहुत हल्की सी सोजिश कर लेते हैं। छोटे बच्चे शायद 1-2-3 दिन खुराक ना खाएं, हल्का सा बुखार हो और पीलापन या ज़ाहिर हो या ना हो, उनकी बीमारी अक्सर बहुत, जिसको हम माइल्ड बोलते हैं, हल्की होती है और बग़ैर डायग्नोज हुए वो गुज़र सकती है, लेकिन वो भी आगे दूसरों को ये बीमारी फैलाने का मूजिब बन सकते हैं। जो मेन हमारी आज जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है काला यरकान, जो कि बड़ों को अफेक्ट करता है, जो कि जिस्म में मौजूद रहता है और ये सालों साल हो सकता है, और ये बहुत मामूली सी सोजिश करता है जिगर में। इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती, इसका सिर्फ टेस्टों पे ही पता चल सकता है, और ये बीमारी की नेचर ही ऐसी है कि ये ओवर द ईयर, जैसे सालों के ऊपर, मतलब 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30 साल, कुछ लोगों को सारी उम्र ये बीमारी रहेगी, और जब वो मतलब बहुत बड़ी उम्र के हो जाएंगे, 70-80 साल के, फिर ये बीमारी उनकी ज़ाहिर हो जाती है। और अक्सर सवाल करने से या कोई इन्वेस्टिगेशंस करने से पता चलता है कि शायद ये बीमारी उनको काफ़ी अरसे से है, पूरी लाइफ उन्होंने गुजार दिया है, पता नहीं चलता। इसकी वजह यह है कि वो जो वायरस है वो ऐसे लिवर को अफेक्ट करता है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको, जैसे आप समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे दीमक किसी दरख्त को खा रही होती है बहुत आहिस्ता। अच्छा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता से जिगर को कमज़ोर करता है और आखिर में फिर वो कॉम्प्लिकेशंस उसकी शुरू हो जाती है। मतलब जिगर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो काम करना छोड़ देता है, पेट में पानी आ जाता है, यरकान हो जाता है, और बदकिस्मती से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जिगर का कैंसर भी एंड में हो जाता है। और अगर उस स्टेज पे बीमारी का पता चलता है तो फिर बीमारी का इलाज भी बड़ा हो जाता है। मतलब उसमें फिर बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट करनी पड़ती हैं, ऑपरेशन, शायद लिवर ट्रांसप्लांट पे बात पहुंच जाए, तो इस तरह के इलाज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कॉमन सेंस और लोग एहतियात करें और टेस्ट करवा लें और अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो ये कितना बीमारी फ्रीक्वेंटली डॉक्टर साहब टेस्ट कराना चाहिए हेपेटाइटिस के लिए? ऐसे तो कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है, 5-7 साल बाद करा लें एक दफ़ा। वो इस पे है कि रिस्क आपका कितना है। सपोज जैसे अगर पाकिस्तान में तो डॉक्टर साहब बहुत फैला हुआ है, और ये अगर हम इसकी बात करें कि ग्लास से, प्लेटों से, चमचों से भी फैलता है। हमें स्कूल में आगे डॉक्टर्स ये बताते थे कि अपने ग्लास और चम्मच और ये सब दूर रखें, अलग रखें, तो फिर इसका क्या हल है? जी बिल्कुल। तो हेपेटाइटिस ए और ई, जो पीला यरकान है, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है। मतलब ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं,
उसके ज़रिए फैलती हैं। तो इसका बचाव अच्छा जो पर्सनल हाइजीन होता है कि सफाई का ख्याल रखा जाए, अपनी मतलब खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखा जाए, फ्रेशली कुक्ड हो, साफ़ पानी पिया जाए, और जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ हो, टॉयलेट यूज़ करें तो सोप से हाथ धो लें। इस तरह की अगर हम एहतियातें करेंगे जो कि हर किसी को करनी चाहिए, तो फिर हेपेटाइटिस ई का रिस्क कम हो जाता है। वेस्ट में जैसे मगरबी ममालिक में वहाँ पे सीवेज डिस्पोजल का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मतलब वहाँ पे इसका इम्कान बहुत कम है, क्योंकि ये इस बीमारी फैलती इस तरह से है कि वो जो मरीज़ है उसके फुजले के साथ या पाखाने के साथ ये खारिज होती है, और अगर किसी तरीके से मतलब हाथ किसी का ऐसे खुराक में लग जाए कि उसमें वो शामिल हो, छोटा अमाउंट, या पानी में वो शामिल हो जाए, तो फिर दूसरे बंदे को लगती है। तो अगर सैनिटेशन अच्छी होगी, और बी और सी और डी वो वैसे ही डेवलप हो जाती हैं आपकी बॉडी में, वो भी कई फैलती हैं? वो भी फैलती हैं, लेकिन उसके फैलने का ज़रिया या तरीका जो है वो अलग है। वो अगर आपको मरीज़ का खून किसी तरीके से आपके जिस्म में शामिल हो जाए, तो उसके जो वो जिस तरीक़ों से वो हो सकता है शामिल, वो ऐसे हैं कि अगर किसी जैसे पुराने वक्तों में सुई बार बार इस्तेमाल होती थी, सिरिंज एक बंदे को इंजेक्शन लगता था फिर वो दूसरे को भी लगा लेते थे, या कोई ऐसे मेडिकल के औजार हों जैसे दांतों की सफाई का काम या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन, फिंसी पोड़े का इलाज जो हमारे अभी भी गाँव में ये तरीका इस्तेमाल होता है, अगर वो किसी मरीज़ पे इस्तेमाल हो जाए फिर दूसरे बंदे को, तो इस तरह से उसको बीमारी लग जाएगी। या अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो या ब्लड ये क्या वालिदैन से बच्चों में भी जाती है बीमारी? जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस में आता है ये? जी, हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है जब बच्चे की पैदाइश हो रही थी, चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसमें लग सकती है। हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, लेकिन उसका इम्कान बहुत कम है। मतलब अज़दवाजी ताल्लुकात से भी ये फैल सकती है, और जो बाकी जो मैंने आपको बताई हैं ज़रिए, उससे ये बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। सही है। और डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स तो हम लगवाते हैं, उनका बूस्टर कितने अरसे बाद लगाना ज़रूरी है, या उसके लिए पहले कोई टेस्ट होता है वो आप कराएं और फिर आप पता लगाएं कि क्या आपको ज़रूरत है उसकी या नहीं? और वैक्सीन्स क्या प्रिवेंट भी करती हैं? जी प्रिवेंट करती हैं बिल्कुल। सबसे पहले तो ये ना कि जैसे अभी बात हो रही थी कि ये साइलेंट, मतलब काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको बीमारी है। तो सबसे पहले तो सबके लिए मैसेज ये है कि इसका टेस्ट बहुत कॉमनली अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है और सस्ता भी है। सब लोग काले अरकान का हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करें। हेपेटाइटिस सी के लिए तो कोई वैक्सीन नहीं है। अगर किसी का फिर हेपेटाइटिस सी निकलता है तो उसकी अच्छी दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं पिछले कुछ सालों से, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है कोई ख़ास, तो वो दवाई हम दे देते हैं और उससे वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, उसका कोर्स होता है, उसके जनरली स्पीकिंग 3 टीके होते हैं जो कि वो अपने इंटरवल पे देने होते हैं 6 महीने में, और फिर उसके बाद इतनी जल्दी किसी को बूस्टर देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई बहुत कॉन्शियस है तो वो अपना एंटीबॉडी का लेवल चेक कर सकता है कि वो उसकी एंटीबॉडी इतनी सतह पे आ गई है कि वो उसको बीमारी से बचाएगी या नहीं, और अगर कम है तो फिर उसको बूस्टर जल्दी लगाना पड़ता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग 5-10 साल से पहले किसी को बूस्टर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी जी, अवैस ने कोई सवाल करना है? बिल्कुल जी, मैं सिर्फ यही एक चीज़ सोच रहा था कि इसका जो इलाज है वो कितना महंगा होता है? इलाज तो जैसे मैंने पहले बताया ना कि एंड रिज़ल्ट तो इन सारे जरासीमों का जिगर ही होता है, लेकिन बीमारी की प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं कि किस स्टेज पे बीमारी डॉक्टर हमारे पास आती है, किस स्टेज पे डायग्नोज होती है, उसके लिहाज से जनरली स्पीकिंग अगर तो जैसे मैंने कहा किसी ने टेस्ट कर लिया, उसको या तो हल्की तकलीफ़ है या कोई ख़ास बीमारी नहीं है, लेकिन उनकी बीमारी डायग्नोज हो गई है, जैसे उनको फ़र्ज़ किया हेपेटाइटिस सी है, फिर हम टेस्ट कर लेते हैं जो रेलेवेंट टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, खून के टेस्ट, PCR का टेस्ट हम बोलते हैं जो कि ज़रूरी होता है। फिर यूजुअली जो मैं दवाइयों का भी जिक्र करा था हेपेटाइटिस सी के, वो तकरीबन ऐसे 20 से 30 हज़ार रुपये में उनका इलाज हो सकता है, और कुछ प्रोविंसेस में गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर कर रही हैं वो दवाइयाँ, और सरकारी भी लोगों को मिल जाती हैं। तो टेस्ट ज़रूर होने चाहिए और इलाज ज़रूर होना चाहिए, कि कुछ लोग समझते हैं कि मुझे तो कोई तकलीफ़ है ही नहीं और उनको वाकई में कोई मसला नहीं होता, तो मैं क्यों इलाज करूं। लेकिन जैसे कहा है कि बाद में कुछ साल बाद वो जिगर बहुत कमज़ोर हो जाएगा और उनको फिर बड़े बड़े मसले शुरू हो जाएंगे। और आपकी सवाल का जवाब ये है कि अगर वो बीमारी फिर लेट डायग्नोज हो, मतलब वो इनको यरकान हो जाए, पेट में पानी आ जाए, तो फिर यह है कि फिर इलाज एक तो मुश्किल भी हो जाता है और बहुत महंगा भी हो जाता है।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला हमारे लिए और बड़ा एक अहम टॉपिक था वो आपने हमें समझाया। डॉक्टर मोहम्मद नसीर साहब का बहुत शुक्रिया।